प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये अलीम खान साहब की ताज़ा एक वीडियो लीक हुई है, उसके रेफरेंस से पहले अकेले जनरल बाजवा साहब थे जिनके इंटरव्यूज जो है वो जावेद चौधरी के थ्रू आते थे या बाज़ दूसरे लोगों के आते थे। तो आज उसी के कंटेक्स्ट में अलीम खान साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, अपना एक कॉल जो लीक हुई, तो ये जावेद चौधरी साहब और कासम अली शाह साहब के बाद ये तीसरा मोहरा लॉन्च किया गया बाजवा साहब की तरफ से अलीम खान की शक्ल में। सो उसके मैं कुछ जवाब देना चाह रहा हूँ कि इसमें अलीम खान साहब जो माशाल्लाह कासम अली शाह के बाद अगली किस्त आई है, वो दो तीन बातें कर रहे हैं अपनी उनकी ऑडियो में। वो हारशट की बात कर रहे हैं, फिर यू कैन से तोशाहाने की घड़ी की बात कर रहे हैं, गुजदार साहब की कलेक्शन और फरागोगी की बात कर रहे हैं, और साथ कहते हैं कि हमारे पास तो बड़ा फैंटसिज्म था, तो बड़ा फैंटसिज्म देख के हम आए थे, लेकिन वो सब कैमोफ्लाज था और एक्चुअल कुछ नहीं था। मुझे नहीं समझ आती कि अलीम खान साहब कौन से फैंटसिज्म के थ्रू आए थे और कौन सी आप कह लें कि बेहतरी के लिए आए थे पीटीआई में, क्योंकि जो उनका पीटीआई में आने से पहले माजी था वो बहुत ज़्यादा, मैं तो चूँकि माजी में नहीं जाता लोगों के, लेकिन मियां असलम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रिगार्डिंग रिवर एज। तीन चार चीज़ें उसमें उन्होंने बयान की थी, उसके बाद कभी प्रॉपर जवाब नहीं उसका आया। एक उनकी आप कह लें कि जो लीगल पोजीशन है रिवर एज की, उसके रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उसके ग्रीन एरियाज के हवाले से, वो तो है ही, लेकिन तीन चार चीज़ें बड़ी अजीब सी थी उसमें कि गवर्नमेंट लैंड जिसमें आप कह लें जंगलात की ज़मीन और दरिया की ज़मीन, उस पर कब्जा का था। दूसरा, शाहपुर कांजरा की जो रास्ता है उसको चौड़ा करने के लिए सड़क, सरकारी सड़क उन्होंने अपने सोसाइटी में शामिल की, उसके दोनों तरफ उन्होंने कमर्शियल प्लाट बना के बेच दिए। तीसरा उन्होंने कहा जी कि ये आप कह लें जो मेन बुलेवार्ड है, उसका मेन बुलेवार्ड के सारे प्लाट छोटे करके उसमें मस्जिद बनाई, और तीन चीज़ें, कब्रिस्तान की 10 कनाल, 2.5 कनाल ज़मीन मस्जिद की और 2.5 कनाल स्कूल की, ये सारी ज़मीन उन्होंने कमर्शियल प्लाट के तौर पर बेच दी, ये कब्रिस्तान की, स्कूल की और इसकी। फिर उन्होंने कहा, मियां असलम साहब ने कहा कि 200 अरब रुपए का घपला है इसमें, 200 अरब रुपए का इसमें घपला है और 10 से 15 हज़ार लोग इसमें इफेक्टिव हैं। ये सारी बातें मियां असलम साहब ने उस वक्त की जब वो हाउसिंग के वजीर थे, लेकिन उसका कभी भी अलीम खान साहब की तरफ से जवाब नहीं आया। और ये सारी बातें उस वक्त हुई जब अलीम खान साहब पीटीआई में नहीं आए थे, लेकिन एक्सपोज पीटीआई में आने के बाद या उनकी वजारत बल्कि जाने के बाद ज़्यादा एक्सपोज हुई चीज़ें, जब अलीम खान साहब अग्रेसिव हो गए ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करने में। अलीम खान साहब के आपको पता है कि 2010 में जब सोसाइटी ली थी रिवर एज, तो 2 अरब रुपए की ली थी, 3.5 अरब रुपया ईओबीआई से इन्होंने लिया। ईओबीआई से जो आप कह लें कि स्कैंडल बना था 27 अरब का, उसमें 3.5 अरब का इनके पास भी आया था, मतलब जितने की सोसाइटी थी उससे दुगने पैसे ऑलमोस्ट ईओबीआई के आगे, जो आज तक वापस लोगों को नहीं जा सके, जो गरीबों के पैसे थे। सो कहने का मतलब ये कि ये सारे का सारा जो माजी है, ये इतना दरख्शंदा या इतना दरख्शा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे अलीम खान यहाँ फैंटसिज्म देखने आए थे, वो बड़ी ईमानदारी देखने आए थे और उन्हें बड़ी मायूसी हुई। दूसरा, उन्होंने हार की बात की है, उन्होंने कहा जी मलिक रियाज से हार लिया। मैं जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान, मैं तो और मुशर्रफ हम दोनों गए वज़ीर आज़म हाउस। वज़ीर आज़म हाउस गए तो उन्होंने जब हमें चौकी पर रोका तो उन्होंने कहा जी तलाशी दी उन्होंने गाड़ी की, और साथ उन्होंने 2 सवाल हमसे पूछे कि सर गाड़ी में कोई वेपन तो नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल यह था कि गाड़ी में कोई गिफ्ट तो नहीं है। तो मैंने कहा ज़्यादा खतरनाक क्या है? कहते सर गिफ्ट ज़्यादा खतरनाक है, तो आप गिफ्ट और वेपन ये दोनों अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पे वजारत उज़्मा इस तरह हुई। जब वजारत उज़्मा इस तरह हुई और अलीम खान साहब का जो रवैया था, या अलीम खान साहब जिस तरह सर्व करते थे रिहाम खान को, मैं उसका पर्सनल विटनेस हूँ, और जिस तरह उम्रे में सर्व करने की कोशिश की गई बुशरा बेगम को, वो भी बरल कहीं ना कहीं टीवी की स्क्रीन पे आता रहे, नजर आता रहे। मतलब बुशरा बेगम ने कोई गिफ्ट नहीं लिया अलीम खान से, बुशरा बीबी ने कोई गिफ्ट नहीं लिया हमारे जैसे लोगों से। गिफ्ट तो हम भी दे सकते हैं, लाखों का भी दे सकते हैं, करोड़ों का भी दे सकते हैं, किसी से भी नहीं लिया, आज तक कोई गवाह नहीं मिला। तो वाई मलिक रियाज, और वाई नॉट अलीम खान, वाई मलिक रियाज। सो मैं समझता हूँ कि ये जो आप कह लें कि ना फैंटसिज्म था और ना कोई इल्ज़ाम ही आप कह लें को डांका लगाने वाली बात है। मैं चूँकि मिनिस्टर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट में, तो
रबता मेरा था प्लस माइनस छोटा मोटा बंदे का होता ही है, बड़ी स्पेशल मिनिस्ट्री थी। मैं समझता हूँ तीसरी या चौथी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है फूड सिक्योरिटी। तो तीसरी या चौथी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में बड़ा प्रेशर था गवर्नमेंट पे, लिहाजा मुझे हर तरफ से एक मेरा इंटरेक्शन था। यहाँ वहां पे एक एफर्ट नजर आती थी, मुझे एक एफर्ट नजर आती थी कि इमरान खान पे कोई ना कोई इल्जाम लगा के रखो, कहीं ना कहीं कोई कमजोर एरिया तलाश करके रखो। इमरान खान को पैसों की जो जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट 14 अरब रुपए इकट्ठा करते हैं सालाना। इमरान खान 14 अरब रुपए सालाना इकट्ठा होता है शौकत खानम में और नमल में। जिस बंदे के पास 14 अरब रुपए इकट्ठा हो और उसकी जायदादें मियाँ चन्नू से लेके काला हताई से लेके मियाँ वाली से लेके लाहौर में और इस्लामाबाद में जायदादें, आमदानी जायदादों की बात कर रहा हूँ मैं आमदानी जायदादों की बात कर रहा हूँ। ये आपके पास लाल पुल के पास रशीदपुरा की पूरी यूनियन काउंसिल इमरान खान की जमीन बनी हुई है, उसके नाम पे जमीन बनी है। चौरी रशीद इनका जो जिसके नाम पे यूनियन काउंसिल है इनका मैनेजर था वहाँ पे रशीदपुरा यूनियन काउंसिल जो है वो पूरी की पूरी, जो लोग 1947 में उजड़ के आए थे उन लोगों के जिनके कोई जायदादें नहीं थी उनको उन्होंने उधर बिठाया। किसी ने 5 रुपये मरला दिया, किसी ने 10 रुपये मरला दिया और किसी ने 5 साल बाद दिया, किसी ने 10 साल बाद दिया। पूरी की पूरी यूनियन काउंसिल इस खानदान की जमीन थी। ये आप कह लें कि वो खानदान था जिसकी, और दूसरी बात मैं बुशरा बेगम के खानदान की बात करूँ, ये जो आप कह रहे हैं लाइफ स्टॉक फार्म, गवर्नमेंट का लाइफ स्टॉक फार्म बहादुर नगर का जो मौजा है बहादुर खान के नाम पे, वो बुशरा बेगम का दादा लगता था, दादा था ये परदादा था। बड़ा खानदान है ये उगाड़ा में, बड़ा खानदान है ये। नवाब में उस इलाके के अलीम खान की उन्हें घड़ियाँ चाहिए थी, अलीम खान को उनको गिफ्ट चाहिए थे, ये मरक रियाज के गिफ्ट चाहिए थे, ये नौ दौलती है, ये सारे गिफ्ट अपने पास रखें। ये इमरान खान का भी एक माजी है और बुशरा बेगम का भी एक माजी है डेफिनेटली, जो बहुत मैं समझता हूँ बड़ा बेहतर है। लिहाजा हम मियाँ असलम के जो आप कह लें जो बातें उन्होंने की हैं, उन्होंने कहा कि 700 कनाल से ज़्यादा ग्रीन एरिया और जंगलात की ज़मीन पे कब्जा किया गया, दरिया की ज़मीन पे कब्जा किया गया और 10 से 15 हज़ार लोगों को वो प्लाट बेचे गए जो ऑन ग्राउंड नहीं है। और फिर हमें ये भी पता है कि ये जो ताज़ा तरीन जो गरीब पाकिस्तान में अमीर हुए हैं 2 आदमी, एक का नाम जनरल कमर जावेद बाजवा है और एक का नाम अलीम खान है, और दोनों की पार्टनरशिप है, दोनों की पार्टनरशिप थी माशाल्लाह। ये जो इस्लामाबाद का है, इस्लामाबाद में अलीम खान की सोसाइटी फेल हो गई थी, फिर अचानक जो ऐसे चमकी, 6-7 कत्ल हो गए वहाँ पे, तो ऐसे चमकी थी वो क्या नाम है सोसाइटी, वो चमकने की वजह माशाल्लाह शमूलियत थी उसमें। और यहाँ पे जहाँ जहाज खड़ा रहता था लाहौर में कई कबाड़ियों के पास और कई लोगों के पास, वो भी सारों को पता है। लिहाजा कोई मॉरल वैल्यूज़ कह लें, कोई ईमानदारी की बातें कह लें, कोई दूसरी तीसरी कर लें, तो वो मैं समझता हूँ सारे लाहौर गवाह है। हमने बड़ी देर भुगता है, अलीम खान का ताना हमने बड़ा भुगता है, अलीम खान का ताना हमने बड़ा ही भुगता है। उस ताने को जिस दिन से वो गए हैं बड़े सुखी हुए हैं, पीटीआई जो है वो तरक्की करना शुरू हो गई, ताना जब गया तो आप पहले पीटीआई सुखी हो गई। और अलीम खान साहब का ये जो ख्याल है कि जनाब यू कैन से कि वो पीटीआई चलाते थे, तो पीटीआई में उनकी लीडरशिप में सेंट्रल पंजाब हम पूरी तरह हार गए। और फिर एक अलीम खान साहब कहते थे कि शुएब सदीकी को सदर होना चाहिए लाहौर का। इमरान खान साहब का ख्याल था कि वो बन जाए, वलीद बन जाए। तो उन्होंने जब अलीम खान ने इसरार किया तो उन्होंने कहा कि जितने भी टिकट होल्डर सारों से पूछ लो। सारों से पूछा गया तो शुएब के टोटल 8 वोट निकले। अनफॉर्चुनेटली मेरा वोट भी शुएब के साथ था, शर्मिंदा हूँ मैं आज तक। सो 8 में मेरा भी एक शामिल था, बाकी सारे वोट वलीद के थे। ये पार्टी में सरसूख था। और फिर जब अलीम खान साहब बहुत ताकतवर थे, क्या नाम है, सीनियर वजीर भी थे बल्दियात के, तो जिस वक्त छोड़ के गए तो टोटल 4 लोग उनके साथ गए, उस्मा कारदार, आयशा चौधरी और एक खातून माशाल्लाह उनका नाम है यू कैन साजदा बीबी पाकपतन से, और हारून गिल। ये चारों रोकड़े वाले थे। एक भी नजरियात वाला नहीं था, एक भी ग्रुप वाला नहीं था। तो अलीम खान साहब की औकात पार्टी में ये थी कि जब छोड़ के गए तो 4 रोकड़े वाले बंदे साथ लेके गए, स्वाय एक बंदे के एमपी के साथ गया जो मियाँ खालिद एक एमपी था, बाकी 4 रोकड़े वाले थे। ठीक है,
یہ لوگ ساتھ چھوڑ کے گئے. یہ پارٹی میں اوقات تھی ان کی, اور وہ کہتے تھے جلسے سارے میں کرواتا ہوں. علیم خان صاحب جب تک یہاں پہ تھے 1.5 کروڑ کا جلسہ ہوتا تھا. علیم خان صاحب جب چلے گئے تو یہاں 35 اور 40 لاکھ کا جلسہ ہوتا رہا. آج بھی ہوتا ہے, ہو رہا ہے. پارٹی نے اس سال میں, پچھلے سال میں 60 سے 70 جلسے کیے ہیں. پہلے ہم ایک جلسہ کرتے 3 مہینے کمر سیدھی کرتے تھے, اس کا قرضہ اتارتے تھے, اور وہ قرضہ جو آتا تھا, جو پیسے آتے تھے وہ ہم اکٹھے کرتے تھے. کوئی ایسا جلسہ جس میں میرا 10-20-30 لاکھ نہ ہو, مجھے بتا دیں. کوئی ایسا جلسہ جس میں 10-20-30 لاکھ میرا نہ گیا ہو, وہ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے, ٹوٹل جلسہ تو ایک بندے کے پیسے سے ہو جاتا تھا, 2 بندوں کے پیسے سے ہو جاتا تھا. سارے سینٹرل پنجاب سے ہم اکٹھے کرتے تھے. یہ کرتے کرتے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 200 ارب کے مسئلے کی یقیناً بات کریں, 10,000 سے 15,000 بندوں کی, یہ میاں اسلم کے سارے فگرس ہیں. ٹوٹل سوسائٹی مجھے پتا 2 ارب خریدی ہے, یہ بھی ابھی 3 ارب کا وہ سارا پتا ہے. 700 کنال جنگلات کی زمین, شاہپور کانجنا قبرستان وغیرہ وغیرہ. اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آج کی جو سیاست ہے, یہ جو آپ کہہ لیں کہ اس سیاست میں یہ جو ویڈیو کا ایلیمنٹ تھا, آڈیو کا ایلیمنٹ تھا, یہ پرانا تھا, جسے کبھی پسند نہیں کیا گیا. ہم قبائلی معاشرہ ہیں. قبائلی معاشرے میں بچوں کو اور خواتین کو سیاست میں, لڑائی میں, جنگ میں کبھی نہیں لایا جاتا, کبھی نہیں لایا جاتا. آج بھی ہم وہی لوگ ہیں. اور قبائلی معاشرے میں آپ کو تاریخی حقیقت ہے کہ سب سے پہلے خالد بن ولید کا تعلق تھا افغانستان سے, ان کا کوئی رشتہ داری تھی. تو افغانستان کا اس علاقے سے جب پہلا وفد گیا مدینہ میں, جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, تو انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, لیکن پہلے سوال کریں گے. سوال جو انہوں نے شروع کیے, تو سوالات میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی قتل کر دے تو آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو قاتل ہے وہ اپنے آپ کو, جس کا قاتل جو ہے اسے اسٹیٹ پکڑے گی اور اسٹیٹ اس کو سزا دے گی. انہوں نے کہا جی پھر ہم اسلام قبول نہیں کریں گے, ہم تو بدلہ لیتے ہیں. ہمارے ہاں بدل کا سسٹم ہے, بدل کا مطلب بدلہ, ہم تو بدلہ لیتے ہیں. تو پہلے جو مذاکرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علاقے کے, وہ فیل ہو گئے کہ جی بدلہ لینے کی اجازت اسلام میں نہیں تھی. سو دیکھیں یہاں پہ اس ملک میں کسی نہ کسی شکل میں جتنے بھی ہم مہذب ہو گئے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری خواتین کا نام لے اور ہم چپ کر جائیں. ہمارے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے تو ہم دوسرا گال پیش کر دیں. یہ پہلے وزیر اعظم کرتے رہے ہیں, عمران خان نے یہ نہیں کیا. اس نے اس سے زیادہ کرارے تھپڑ مارے ہیں, اس نے اس سے زیادہ کرارے تھپڑ مارے ہیں. ہم کسی کو مسجد اور مندر نہیں سمجھتے, ہم کسی کو مقدس گائے اور سامری کا بچڑا نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سارے لوگ برابر سٹیک ہولڈر ہیں. جس کا شناختی کارڈ ہے, ہر اس ملک کے آئین کے مطابق اس ملک کے شناختی کارڈ والے سارے ایکول باعزت ہیں. کوئی کس طرح کے کپڑے پہنتا ہے, وہی ڈیم کیئر, شناختی کارڈ کے برابر عزت ہے. اس ملک کے سٹیک ہولڈر شناختی کارڈ کے برابر ہیں. خواتین تک نہ جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس کی خواتین شادی سے پہلے کتنی امیر ہوتی ہیں, کتنی تیزی سے امیر ہوتی ہیں. جس نے عزت کروانی ہے اپنے انٹرویو اپنے پاس رکھے, اپنی لیکیج اپنے پاس رکھے. یہ جو لیک کر کے تو ہمیں کوئی بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا, تو ہم نے دوسرا گال اس کے سامنے پیش نہیں کرنا. لمٹ آپ کی نہیں ہے تو ہماری کو نہیں ہے. ہم 23 کروڑ ہے اس ملک میں, اگر آپ کی لمٹ نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی کوئی نہیں ہے. اسی قبائلی معاشرے کا حصہ ہیں ہم بھی. خواتین تک نہ جائیں. اس ملک میں کچھ تو کوئی بچا رہنے دیں. پیسے تو پہلے نہیں رہے, روٹی تو پہلے نہیں رہی, نوکری تو پہلے نہیں رہی, انڈسٹری تو پہلے نہیں رہی. وہ عزت کے نام پہ, خواتین کی عزت کے نام پہ اس ملک میں کچھ بچا رہنے دیں. عمران خان کی کوئی کرپشن ہے, عمران خان کی کوئی رانگ ڈوئنگ ہے, عمران خان سیاست میں ہیں, کہیں جو کہنا ہے, کریں جو کرنا ہے. آپ ان کو کہیں وہ آپ کو کہہ لیں گے, آپ ہمیں کہیں ہم آپ کو کہہ لیں گے. ہم نے کوئی غلط کیا صفائی دیں گے, اس سے زیادہ غلط کیا سزا بھگتیں گے. ایشو ہی کو نہیں ہے. آپ نے کوئی غلط کیا ہے, ہم آپ سے ڈریں گے نہیں, ضرور کہیں گے. آپ نے کوئی ٹھیک کیا تعریف کریں گے. اگر آپ سمجھیں کہ کمیونیکیشن ون وے ہے تو ہوتی ہوگی بھی کبھی, اب نہیں ہے. اس طرح کی توقع میاں نواز شریف سے کریں, اس طرح کی توقع آپ مریم نواز سے کریں کہ چابی والا کھلونا کبھی آن کر دیا کبھی آف کر دیا. اس طرح کی توقع آپ بلاول سے کریں. وہ اینٹ سے اینٹ بجاتے بجاتے بھاگ جائیں گے یہاں سے.
ہم نے نہ اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، خالی ہاتھ لڑنا ہے، نہ ہم مولوی ہیں نہ ہم قبائلی ہیں، اسی میدان میں لاہور کے میدان میں کھڑے ہو کے لڑیں گے. ہم نے نہیں بھاگنا اس ملک سے، نہ ہم نے ہتھیار اٹھانے ہیں، نہ ہم نے جنگ کرنی ہے. دلیل سے، قانون سے، صبر سے لڑیں گے. دلیل سے، قانون سے، صبر سے لڑیں گے. ہیومن رائٹس کے لیے لڑیں گے، سول سپرمیسی کے لیے لڑیں گے، رول آف لا کے لیے لڑیں گے، آئین کی حفاظت کے لیے لڑیں گے. اور لڑتے رہیں گے اس وقت تک، لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جاتے. اور کامیابی ہماری یقینی ہے، کامیابی ہماری یقینی ہے. ہم اس راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں پھر بھی کامیاب ہیں، ہم منزل پالیں پھر بھی کامیاب ہیں. سرخ روئی ہم دونوں شکلوں میں ہیں.